हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हमने हमारे पिछले लेक्चर में जो ट्रांसफर इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस तक सीखा था उसको आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क यानी कि चतुर टर्मिनल जाल, या इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों 2 पोर्ट नेटवर्क या फिर द्विद्वारक जाल। कैसे इसे हम चतुर टर्मिनल जाल और द्विद्वारक जाल कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दोस्तों, ये बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स में प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व, ये सभी प्रतिबाधाएं जो दोस्तों इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में संबंधित होती है, इनमें कोई ना कोई कनेक्शन होता है। देन यहाँ पर इनपुट पर हमने जो दो टर्मिनल थे उनके हमने एक पेयरिंग कर ली है, यानी कि उनको कनेक्ट कर दिया है और हम इसे किसी सोर्स से यहाँ पर उसको अटैच कर रहे हैं और वोल्टेज V1 यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनपुट पर, और करंट इससे इनपुट सर्किट में I1 फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आउटपुट जो है हमें वहां पर I2 करंट मिल रहा है और आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल रहा है V2, यानी कि इनपुट हमारे पास में जो है दोस्तों वो हमने यहाँ पर एक पेयरिंग बना ली है, इस वजह से एक युग्म बन गया है, और आउटपुट में भी हमने एक पेयरिंग बना ली है, इसलिए ये भी क्या है बन गया है, एक युग्म बन गया है। इस तरीके से इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर आप जो है इनपुट दे सकते हैं और यहाँ पर आप आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि दो तरह का हमारे पास में यहाँ द्वार बन गए हैं, गेट बन गए हैं, एक हमारे पास में इनपुट के लिए, एक हमारे पास में आउटपुट के लिए, या फिर आप इसे पोर्ट भी बोल सकते हो। इसे हम बोलेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क या फिर 4 टर्मिनल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो दो टर्मिनल है वो इनपुट के लिए हैं और दो टर्मिनल जो हमारे पास में 2 आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास में आउटपुट के लिए है, और ये 1 ये हमारे पास में इनपुट टर्मिनल्स है। दोस्तों 4 टर्मिनल नेटवर्क में हमारे पास में इन टर्मिनलों पर कुछ राशियां हम मेजरमेंट करते हैं और ये राशियां दोस्तों कुछ प्राचलों के रूप में प्रदर्शित की जाती है, और इन राशियों को हम चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल के नाम से जानते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के विश्लेषण में यह माना जाता है कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, ट्रांसफर इत्यादि सरल रेखीय अवयव होते हैं, क्योंकि दोस्तों इन अवयवों के लिए वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट, इनके बीच में अगर दोस्तों अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये ग्राफ अगर एक सीधी रेखा यानी एक सरल रेखा में अगर मिलती है, V और I के बीच में हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया, और अगर ये ग्राफ एक सरल रेखा में सीधी रेखा प्राप्त होती है दोस्तों, देन हम कहेंगे कि हमारे पास में जो VI अभिलाक्षणिक वक्र है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दोस्तों, वो हमारे पास में सरल रेखीय है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास में हम ये बोलते हैं कि जो प्रतिबाधा, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व, ये सभी जो है हमारे पास में द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं हैं, रेखीय प्रतिबाधाएं हैं, और रेखीय प्रतिबाधाएं होने के कारण ही यहाँ पर वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यानी कि अभिलाक्षणिक वक्र है वो हमें एक सरल रेखीय प्राप्त हो रहा है। दोस्तों चतुर टर्मिनल जाल यानी कि हमारे पास में 4 टर्मिनल नेटवर्क्स के लिए जो पैरामीटर्स है दोस्तों, ये हमारे पास में टोटल 3 तरह के होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला हमारे पास में है Z प्राचल, यानी कि हम इसे बोलते हैं Z पैरामीटर्स। इसका दूसरा नाम दोस्तों है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। इसे खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर हम आउटपुट जो है दोस्तों वहां के टर्मिनल्स को हम खुला छोड़ देते हैं, यानी कि वहां हमारे पास में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, उसे हम ओपन सर्किट कर देते हैं, और उसके बाद में यहां पर जो है करंट की वैल्यूज को, वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और प्रतिबाधा को निकाला जाता है। तो इस तरह के प्राचल दोस्तों Z प्राचल कहलाते हैं। अगला हमारे पास में है Y प्राचल। Y प्राचल में दोस्तों यहाँ पर हम Z प्राचल में जो है प्रतिबाधा यूज में लेते हैं, परंतु Y प्राचल में हम यहाँ पर प्रवेश्यता काम में लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास में जो आउटपुट टर्मिनल होगा दोस्तों उसको हम यहाँ पर लघुपतित कर देंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे। H प्राचल दोस्तों ये हमारे पास में संकर प्राचल भी कहलाता है, यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर इसे हम बोलते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, उसी तरीके से यहाँ पर Z प्राचल और Y प्राचल से मिलकर जो है हमारे पास में ये एक दूसरे तरीके के पैरामीटर्स को हमने जो है यहाँ पर बनाया है, और इनको हम H प्राचल के नाम से जानते हैं। तो आइए अब इन प्राचल्स को हम जो है डीपली स्टडी करते हैं और किस तरीके से नेटवर्क के एनालिसिस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसे हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Z प्राचल से, Z पैरामीटर्स यानी कि ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर्स। दोस्तों माना कि हमारे पास में जो चतुर टर्मिनल
जाल था, यानी कि 4 टर्मिनल नेटवर्क था। इसके इनपुट पर अगर हम यहां पर निवेशी वोल्टता V1 सपोज कर लें, निवेशी धारा I1 सपोज कर लें, निर्गम वोल्टता V2 सपोज कर लें और निर्गम धारा अगर हम I2 सपोज कर लें, देन दोस्तों I1 और I2 को स्वतंत्र चर अगर हम यहां पर मान लेते हैं, अगर हम I1 और I2 को स्वतंत्र चर मान लेते हैं दोस्तों, तो चतुर टर्मिनल जाल के लिए हम वोल्टेज V1 और V2 को निम्न तरीके से फलनों के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं V1 और V2 दोनों वोल्टेज को, यानी कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों को हमने यहां पर I1 और I2 यानी कि निवेशी धारा और निर्गम धारा के फलनों के रूप में लिख दिया है, क्योंकि यहां पर हम जो है दोस्तों धाराओं को I1 और I2 को स्वतंत्र चरों के रूप में सपोज कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम यहां पर कम मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को अगर प्रयुक्त करते हैं, देन दोस्तों V1 और V2 को हम यहां पर पूर्ण अवकलज यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां पर इसे लिखेंगे डी V1 इज इक्वल टू dV1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1, यानी कि सबसे पहले हम इसे I1 के रेस्पेक्ट में जो दोस्तों आंशिक अवकलन करते हैं इस तरीके से, और उसके बाद में यहां पर हम I1 का पूर्ण अवकलज लिखते हैं। दोस्तों यहां पर I2 हमारे पास में यानी कि दो स्वतंत्र चर है, हमने I1 के लिए कर लिया, अब हम इसे I2 के लिए करेंगे, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा डेल V1 अपॉन डेल I2 dI2। इसी तरीके से दोस्तों हम V2 को भी जो है पूर्ण अवकलज की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे dV2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसे I1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 dI2। दोस्तों वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक रेखीय होने के कारण आंशिक अवकलनों का मान नियत होगा तथा उनकी विमाएं प्रतिबाधा की विमा के समान होगी। इसलिए वोल्टता तथा धारा में परिवर्तनों को हम V और I से लिखते हैं, और हम इसे लिखेंगे यहां पर हम V1 के अंदर जो चेंज है इसे हम यहां पर कैपिटल V1 लिख रहे हैं, और V1 में I1 के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसे दोस्तों हम यहां पर जो है दोस्तों ये हमारे पास प्रतिबाधा की विमा है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो इसे हम यहां पर लिख रहे हैं Z1 इस तरीके से ZI लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में इनपुट वोल्टेज और अपॉन इनपुट करंट है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ZI, यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा इनपुट इंपीडेंस। और dI1 यानी कि हमारे पास में निवेशी धारा में जो हमारे पास में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम यहां पर I1 से लिखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों डेल V1 अपॉन डेल I2, ये हमारे पास में दोस्तों हो जाएगा रिवर्स इंपीडेंस ZR, इसे हम ZR से लिखेंगे डेल V1 अपॉन डेल I2, और dI2 को दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे I2। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू ZF यानी कि फॉरवर्ड, ये हमारे पास में फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस हो जाएगा दोस्तों, और dI1 को हम लिखेंगे I1। डेल V2 अपॉन I2 को दोस्तों हम लिखेंगे यहां पर ZO यानी कि आउटपुट इंपीडेंस एंड I2। दोस्तों अब हम बात करते हैं ZI, ZR, ZF एंड ZO की। दोस्तों हमने यहां पर ZI की वैल्यू लिखी है डेल V1 अपॉन डेल I1। दोस्तों ये हमारे पास में खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है। किस तरीके से, देखिए दोस्तों अगर हम यहां पर I2 की वैल्यू को अगर जीरो करते हैं, यानी कि अगर हम यहां पर I2 इज इक्वल टू जीरो करते हैं दोस्तों, देन उसी केस में इस वाली इक्वेशन से आपको यहां पर ZI इज इक्वल टू मिलेगा V1 अपॉन I1। ZI इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा V1 अपॉन I1, तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा ये V1 अपॉन I1।
अगर हम यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। और I2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास में कब होगा दोस्तों? जो हमारा सर्किट था, यहां पर आपके पास में I2 इज इक्वल टू 0 तब होगा जब आप इस आउटपुट यानी कि निर्गम परिपथ में जब इसे खुला छोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो निर्गम परिपथ है उसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं, यानी कि खुले निर्गम परिपथ के लिए ये हमारे पास में इनपुट इंपीडेंस हो जाएगा, यानी कि प्रतिबाधा हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम ZR की। दोस्तों अगर हम यहां पर I1 इज इक्वल टू 0 कर दें, देन I1 इज इक्वल टू 0 करने पे हमारे पास में वैल्यू जो मिलेगी हमें ZR की, वो मिलेगी V1 अपॉन I2, जिसको हमने यहां पर देखिए हमने ZR लिखा था डेल V1 अपॉन डेल I2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में डेल V1 अपॉन डेल I2, यानी कि ये हमारे पास में I1 इज इक्वल टू 0 कब होगा दोस्तों? जब हम इनपुट के अंदर, इनपुट परिपथ के अंदर जब हम इस सर्किट को दोस्तों खुला छोड़ देंगे, यानी कि ये हमारे पास में निवेशी परिपथ को जब हम खुला छोड़ देते हैं, देन ये हमारे पास में रिवर्स जो है ट्रांसफर इंपीडेंस कहलाएगा, जब हम निवेशी टर्मिनल को खुला छोड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ZF निकालना हो तो ZF के लिए आप यहां पर I2 को 0 करेंगे, यानी अगेन यहां पर हम आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करेंगे, यानी कि I2 जब आप 0 करेंगे देन उस केस में ZF यानी कि फॉरवर्ड इंपीडेंस होगा हमारे पास में V2 अपॉन I1। करके देखिए I2 को 0 कीजिए, देन ZF इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन I1, यानी कि ये हमारे पास में फॉरवर्ड इंपीडेंस हो गया, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, यानी कि अग्र अंतरित प्रतिबाधा। इसको हम लिखेंगे V2 अपॉन I1। यहां पर देखिए हमने इसे यहां पर कंपेयर करिए डेल V2 अपॉन I1, यानी कि V2 के अंदर I1 के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम यहां पर इसको हमने लिखा था। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको आउटपुट इंपीडेंस कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आपको I1 को 0 करना होगा, यानी कि निवेशी टर्मिनल को खुला छोड़ना होगा। तो निवेशी टर्मिनल को मैंने यहां पर खुला छोड़ा, यानी कि I1 इज इक्वल टू 0 किया, देन हमारे पास में Z आउटपुट इज इक्वल टू होगा V2 अपॉन I2। और यहां पर कंपेयर कीजिए, हमने यहां पर इसे लिखा है डेल V2 अपॉन डेल I1, यानी कि वो आउटपुट वोल्टेज में इनपुट करंट के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आए हैं उनका रेशियो दोस्तों यहां पर हमारे पास में आउटपुट इंपीडेंस है। दोस्तों इस दोनों इक्वेशंस को हम यहां पर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे V1 और V2 इन दोनों की हम मैट्रिक्स बना लेंगे, और उसके बाद में यहां पर हम ZI को Z11 लिख रहे हैं, ZR को हम Z12 लिख रहे हैं, ZF को हम Z21 लिख रहे हैं, और ZO को हम यहां पर Z22 लिख रहे हैं। I1 और I2 की हम अलग से मैट्रिक्स बना देते हैं दोस्तों, I1 I2। अगर आप यहां पर इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स को अगर इस करंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोस्तों हमारे पास में यही इक्वेशन हमें अगेन जो है दोस्तों गेन हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास में ZI, ZR, ZF, ZO, यानी कि ये हमारे पास में जो है खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगी दोस्तों, और ये हमारे पास में दोस्तों खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगी। यहां पर हमारे पास में जो खुला परिपथ है वो निवेशी परिपथ है, यहां पर हमारे पास में खुला परिपथ जो है वो निर्गम परिपथ है। ZF हमारे पास में दोस्तों निर्गम परिपथ को जब हम खुला छोड़ते हैं, देन हमारे पास में यहां पर जो है ये खुले परिपथ की अग्र प्रतिबाधा कहलाएगी। और ZO यानी हमारे पास में ये जो है दोस्तों खुले परिपथ की, वो भी निवेशी परिपथ की, निवेशी खुले परिपथ की दोस्तों ये हमारे पास में निर्गम प्रतिबाधा कहलाएगी। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम बाकी के जो पैरामीटर्स है जैसे कि Y पैरामीटर्स और H पैरामीटर्स, इन सभी को दोस्तों हम डीपली समझेंगे और उनको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।